सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उनके परिवार में उनके दादा दादी के साथ माता पिता रहते थे। आर्यन का परिवार इतना निर्धन था कि उनके पास ना अपनी कोई जमीन थी और ना ही जीवन यापन का कोई आधुनिक उपकरण। आर्यन सुबह से शाम तक मजदूरी करता। ये देखकर उसके माता पिता को बार बार चिंता होने लगी। हमारे पास ना अपना घर है, ना खेती की जमीन। हमारा बेटा दिन रात मेहनत करता है और बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। चिंता मत करो, हमारा बेटा मेहनती है। भगवान सब देख रहे हैं। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही उसकी कोशिश है। एक दिन आर्यन सेठ धनराज के खेत पर काम कर रहा था। धनराज एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उदास और चिंता में डूबे हुए थे। आर्यन तुरंत उनके पास पहुंच गया। मालिक, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गहरी मुसीबत में है। अगर आप चाहें तो मुझे जरूर बताएं, मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूं। अरे तू मेरी मदद करना चाहता है? सबसे पहले अपनी मदद कर। अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता तो आज 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी क्यों करता? जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। ये सब समय और भाग्य की बात है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज भले ही मेरी किस्मत मेरे साथ ना हो, पर मुझे यकीन है कि अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता हूँ तो एक दिन किस्मत भी मेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं होती। अरे आर्यन, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद तू इतना सकारात्मक विचार रखता है, ये देखकर मेरे मन को सुकून मिला। तेरी बातें मेरे दिल को छू गईं। मालिक, ये सब मेरे पिता की सीख है। वो कहते थे, बेटा आर्यन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी धूप जैसी खुशियां तो कभी बारिश जैसी परेशानियां, लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है वैसे ही मुश्किल हालात भी बीत जाते हैं। बस धैर्य रखना। वाह आर्यन, तेरे पिता वाकई बहुत नेक इंसान होंगे। दरअसल मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। गांव में मेरी एक पुश्तैनी जमीन है, लेकिन गांव के ही भानु प्रताप और उसके बेटे विक्रम ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मालिक, कानून से शायद आपको न्याय ना मिल पाए, लेकिन इसका एक और रास्ता है। अगर आप चाहें तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिससे आप अपनी जमीन दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगले दिन आर्यन उन कब्जा करने वालों भानु प्रताप और विक्रम के पास पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। काम की तलाश में भटक रहा हूँ। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे तू है कौन? यहाँ किसी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सेठ धनराज आपके बारे में सही कहते थे। खैर, आपके यहाँ काम नहीं है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। ठहरो, क्या कहा धनराज ने हमारे बारे में? इधर आओ और साफ साफ बताओ। सेठ जी, मैं पहले धनराज के यहाँ काम करता था। वो बहुत कंजूस है। कल बहस हुई तो उसने कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा कोई मजदूरी नहीं देता। मैंने कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार भानु प्रताप और विक्रम सेठ अपने मजदूरों को सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा। कल से ही काम पर आ जाना। आर्यन ने उनका भरोसा जीत लिया। एक सुबह जब वे खेत पर पहुंचे तो वहां पुलिस खड़ी थी। क्या हुआ दरोगा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? देखो अपनी जमीन को, यहाँ से एक नर कंकाल निकला है। तुम दोनों को जेल जाना होगा। नहीं दरोगा जी, हमें सचमुच कुछ नहीं मालूम। हमें बचा लीजिए। मालिक, फांसी और उम्र कैद से बचना है तो सच बता दो, वरना शक तुम पर ही जाएगा। साहब, ये खेत तो असल में सेठ धनराज का है। हमने तो इसे हड़पने के लिए कब्जा किया था। हमें ये जमीन नहीं चाहिए, बस हमें छोड़ दीजिए। तभी वहां गांव के मुखिया और सेठ धनराज आ गए। आर्यन ने खुलासा किया कि वो कोई लाश नहीं बल्कि मूर्तियों का ढांचा था। इस तरह आर्यन की चतुराई से धनराज को अपनी जमीन वापस मिल गई और दोषियों को सबक मिला।